जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो उससे हम जरूर कुछ लाभ उठा सकेंगे। साथियों, काफी बात जो मैं आप लोगों के बीच में कहता रहता हूं या इस मौके पर कहना चाहता था, वो मायावती ने आपके सामने विस्तार से बात रखी है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम को उछालकर, छुपाकर नहीं, ज्योतिराव फुले शाहू महाराज के नाम को उछालकर और बार बार कहकर कि हम इन लोगों की विचारधारा से प्रभावित होकर जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जब ये लोग जो 6000 जातियों में तोड़े गए हैं, जब ये जुड़ जाएंगे तो ये हमारे देश के हुक्मरान बन सकेंगे। हम कोई, जैसे मैं महाराष्ट्र में था, बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर के लेफ्टिनेंट जब गांधी के चरणों में जा रहे थे और मैं उनसे अपील कर रहा था कि भाई, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो 108 साल लंबा संघर्ष किया है, उसको आप छोड़कर ना जाएं, उस संघर्ष को छोड़कर ना जाएं। 108 साल में बात आगे बढ़ी है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंची है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने लेफ्टिनेंट से, अपने मानने वाले लोगों से कहा था कि ये कारवां जहां आज नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल और मुसीबत के साथ, बहुत बेइज्जती सहने के बाद मैं इसको इधर तक लाया हूं। मेरे अनुयायी, मुझे मानने वाले लोग, मेरे लेफ्टिनेंट अगर इस कारवां को मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसको इधर ही छोड़ दें, पीछे ना हटने दें। ये कोई मैं नई बात आपके सामने नहीं कहता हूं। महाराष्ट्र में ही ये बात सुनकर मैंने दूसरों को सुनाने का काम उत्तर भारत में किया था। जिस जगह लोग महात्मा फुले को बिल्कुल नहीं जानते थे, छत्रपति शाहू महाराज का नाम तक नहीं सुना था, बाबा साहब अंबेडकर को थोड़ा थोड़ा जानते थे लेकिन बिल्कुल नहीं मानते थे, ऐसे लोगों में जाकर जब मैंने उनके बारे में बताकर उनको रजामंद करने की कोशिश की और उनको मैंने ये बातें सुनाई, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जुड़ने लगे। जब मैं महाराष्ट्र से उत्तर भारत में गया तो बहुत से लोग, मेरा विरोध करने वाले लोग, कांग्रेस के लोग ज्यादातर ये कहते थे कि जो मूवमेंट, जो मिशन, जो बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट और मिशन जो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है, जो फुले का नाम लोग भूल चुके हैं और अगर याद भी करते हैं तो सब्जी मंडी में जाकर याद करते हैं। महात्मा फुले का अगर नाम याद भी करना है तो कोई सब्जी मंडी में जहां साग भाजी बिकती है वहां उनका बुत खड़ा कर देते हैं कि ये भाजी वाला आ गया है। तो इस तरह से साथियों, लेकिन महात्मा फुले को भाजी वाला, सब्जी मार्केट वाला समझकर मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। मैं, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने, जिन्होंने फुले की बायोग्राफी लिखी, उनसे कहा था कि उनके नाम की जो बायोग्राफी है उसका टाइटल होना चाहिए महात्मा ज्योतिराव फुले, फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन।
महात्मा ज्योतिराव फुले सब्जी वाला भाजी वाला नहीं, पगड़ी वाला नहीं, बल्कि फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन, इस देश में सामाजिक परिवर्तन का पितामह के नाम से बाबा साहब ने उनको याद किया। तो मैंने भी समझा कि इस हिसाब से मुझे लोगों को ये बात बतानी चाहिए। और छत्रपति शाहू महाराज के बारे में महाराष्ट्र में ही मैं सुनकर गया था कि गंगाराम कामले की चाय की दुकान उन्होंने खोली और खुद उस पर जाकर वो चाय पीते थे। 1901 या 2 की बात है, बहुत पुरानी बात है, कोई 1950 की बात नहीं है जब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, उस जमाने की बात नहीं है, उससे 50-60 साल पहले की बात है। इसलिए जो मानवता का संदेश महाराष्ट्र के महापुरुषों ने दिया, उस संदेश के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट को समझकर, उस विचारधारा को समझकर, छुपाकर नहीं, उनके नाम को उछालकर हम लोगों ने उत्तर भारत में इस मूवमेंट का फैलाव किया। मैं उछालकर क्यों कहता हूं कि जब बाबा साहब के लेफ्टिनेंट जब वो गांधी जी के चरणों में जाते थे तो नीची गर्दन करके चले जाते थे। वो गर्दन नीची करके जाते थे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये बाबा साहब के साथ घूमा करते थे, ये बाबा साहब के साथ कभी घूमा करते थे। अगर किसी को पता चल गया तो फिर कांग्रेस में हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे, कांग्रेस के हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं, जब भी मैं महाराष्ट्र में आया हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भाई फुले की विचारधारा कोई सब्जी पैदा करने वाली विचारधारा नहीं है, मानवतावादी विचारधारा है। छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा, चाहे बाल ठाकरे कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मानवतावादी विचारधारा है। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, वो तो आप लोगों ने महाराष्ट्र में खुद देखी है, कोई पुरानी बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस विचारधारा को अपनाकर मैं समझता था कि महाराष्ट्र के उन लोगों की जिम्मेवारी थी जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। ये जिम्मेवारी उन लोगों की थी कि बाबा साहब के नाम को उछालकर आगे बढ़ते, देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर का मैसेज पहुंचाते, बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाते। लेकिन जब आप लोग बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब बाबा साहब के अनुयायी महाराष्ट्र में छुप छुप कर जीने लगे, तो भाई बाहर कौन ले जाएगा इसको? महाराष्ट्र से बाहर कौन ले जाएगा? तो ये मूवमेंट की खुशकिस्मती है कि मुझे महाराष्ट्र में रहने का मौका मिला, इन तीनों महापुरुषों की विचारधारा को समझने का मुझे मौका मिला। और मुझे ऐसा लगा कि ये विचारधारा ऐसी है कि अगर इस विचारधारा को हम छोड़ देते हैं इस मौके के ऊपर, तो फिर इस देश में जो दलित शोषित समाज है, जो दबा कुचला इंसान है, वो सदियों तक फिर उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जो हजारों साल से मानववादी विचारधारा के आधार पर, ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर जो गिराया हुआ इंसान है, जो पिछाड़ा हुआ इंसान है, ये सदियों तक नहीं उठ सकेगा अगर इस मौके के ऊपर हमने 108 साल लंबी विचारधारा को चलते हुए आगे ना बढ़ाया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाकर, हम लोगों ने जो महाराष्ट्र में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट कहा करते थे कि भाई हम बाबा साहब के विचारधारा को हम जानते हैं, आपसे अच्छा जानते हैं, आपने तो बाबा साहब को कभी देखा नहीं है, हम तो उनको देखा है, उनके चरणों में काम किया है। लेकिन उनके चरणों में काम करते वक्त
गांधी के चरणों में जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग एमएलए नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते हैं। अब हमें एमएलए एमपी बनना ही है। मैंने बहुत गौर किया कि भाई एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है जितना इस विचारधारा को आगे बढ़ाना जरूरी है। जिस प्रकार से इस मूवमेंट को, बाबा साहब अंबेडकर के छोड़े हुए कारवां को जितना मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है, उतना एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे अपने साथियों को तैयार करके उत्तर भारत में जाकर मैंने इसको मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया। मैं इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया और जब मुझे लगा 4-5 साल काम करने के बाद जब मुझे लगा कि इनका नाम लेकर हम एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी भी बना सकते हैं, तो मैं फिर महाराष्ट्र में आया। और महाराष्ट्र में आकर मैंने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि भाई बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर हम एमएलए एमपी बना सकते हैं। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन एमएलए एमपी तो बन सकते हैं। जो एमएलए एमपी बनने के लालच में जो गांधी के चरणों में जा गिरे हैं, उनसे मैंने अपील किया कि छोड़ो भाई गांधी जी को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगो। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को तबाह कर दिया। आज महाराष्ट्र के लोगों को आज भरोसा नहीं है कि वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर उनकी चलाई हुई मूवमेंट को आगे बढ़ाकर एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एमएलए एमपी तो छोटी बात है। हम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मिनिस्ट्रियां बना सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के पीछे आप लोगों ने महाराष्ट्र के नौजवानों को तबाह किया, लंबी मार्च की, छोटी मार्च की, और मैं 6 दिसंबर 1979 को नागपुर में था जब 4 नौजवान नागपुर की सड़कों पर मारे गए। इस कारण कि बाबा साहब के नाम से मराठवाड़ा में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने सोचा कि भाई हर जगह इन लोगों की पिटाई हो रही है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर देखा, इतना महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोगों का इतना नुकसान हुआ, इतनी बेइज्जती हुई। मैं देखकर दंग रह गया कि भाई ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बाबा साहब ने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए इनको कहा है। मैं तो महाराष्ट्र में ही सीख के गया था कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है। इस गुरु किल्ली को हासिल करके आप हर किस्म का ताला खोल सकते हैं। ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लंबी मार्च, छोटी मार्च, इधर को मार्च, उधर को मार्च, ये क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, आप लोगों को याद होगा कि यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदला गया। यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदल गया। जिस दिन कांशीराम बम्बे के शिवाजी पार्क में बड़ी सभा की, उसके 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। क्यों बदला गया? मैंने किसी से नहीं कहा कि वे नाम बदलो। मैंने किसी से नहीं कहा कि नाम बदलो। मैंने शरद पवार से नहीं कहा कि नाम बदलो। मैंने कांग्रेस से नहीं कहा कि नाम बदलो। लेकिन उन्होंने नाम क्यों बदला? उनको लगा कि कांशीराम कुर्सी को हिलाने वाला आदमी है। जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, उस कुर्सी को हिलाने की ताकत इसने पैदा की है। जो महाराष्ट्र में बाबा साहब के अनुयायियों ने जो ताकत नहीं पैदा की है, इसलिए हम उनकी बात को तो ठुकरा देते हैं। लेकिन अब कांशीराम इधर बम्बे पहुंच गया है
और इसका इरादा नेक नहीं है, इसका इरादा नेक नहीं लगता है। कहीं यह हमारी कुर्सी को हिलाने लगा, हमें टेढ़ा कर दिया। जिस तरह से दिल्ली में इसने वीपी सिंह को टेढ़ा किया, जिस तरह से इसने दिल्ली में वीपी सिंह को टेढ़ा किया, कहीं ये शरद पवार को भी टेढ़ा ना कर दे। इसलिए शरद पवार ने यूनिवर्सिटी का नाम बदला। लेकिन आप लोगों को उससे संतुष्टि हो गई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। गुरु किल्ली के मुकाबले में यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी मांगी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उस कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी अंबेडकर के नाम पर नहीं दी और जो बनी बनाई थी उसका नाम भी नहीं बदला। लेकिन उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 14 अप्रैल 1979 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। 14 अप्रैल 1984 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। मुझे भी इनविटेशन भेजा कि आप भी आए, हम अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बना रहे हैं, आप भी आए। मैंने उनसे कहा नहीं, अगर आप ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाएं, जहां लोगों की मांग है, जहां अंबेडकर को मानने वाले कमजोर हैं, उन लोगों में अगर आप यूनिवर्सिटी बनाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूं, बिना बुलाए आने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस बात को साजिश समझता हूं। इसलिए मैं लखनऊ में ना जाकर मैंने इलाहाबाद में 14 अप्रैल 1989 को बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस ली अपने लोगों की। उनसे कहा कि आज लखनऊ में राजीव गांधी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाला है। ये बड़ी साजिश है। क्या साजिश है? कि यूनिवर्सिटी बनाकर उसके पीछे गुरु किल्ली छिपाने वाला है। यूनिवर्सिटी बनाकर छोटी सी यूनिवर्सिटी बना देगा, थोड़ी सी जगह खरीदी है तो उसके पीछे ये गुरु किल्ली छिपाएगा। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को चौकन्ना करना चाहता हूं कि हमें ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र वालों को चाहिए। महाराष्ट्र में ले जाओ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, उसी तरह से शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। तो ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ले जाओ, हमें लखनऊ में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके पीछे आप गुरु किल्ली छुपाना चाहते हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि अगर हम गुरु किल्ली हाथ में लेते हैं तो यूनिवर्सिटी हम अपने आप बना लेंगे। जितनी यूपी में गुरु किल्ली हासिल करके जिस यूनिवर्सिटी का नाम चाहेंगे उसका बदल डालेंगे, और जितनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहेंगे हम बना पाएंगे। आज भी जो 14 अप्रैल 1979 में राजीव गांधी ने जहां बुनियाद रखी, आज भी वो यूनिवर्सिटी बराबर नहीं चल रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 1979 के बाद बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी से कहा, कांग्रेस से कहा, ये आपका बेबी है, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, ये कांग्रेस का बेबी है। इसलिए कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, वो इस यूनिवर्सिटी को देखे। तो इसलिए साथियों, वो यूनिवर्सिटी केंद्र की यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन आज भी जितना उस पर पैसा लगा है, अगर 2 करोड़ सेंटर ने लगाया है तो 19 करोड़ बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर लगाया है। लेकिन हमने सोचा कि ये केंद्र की यूनिवर्सिटी है, केंद्र की बन चुकी है, हम केंद्र को कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को संभालो। अगर ये लोग नहीं संभालेंगे तो हम केंद्र में सरकार बनाकर इसको संभालेंगे। हमें केंद्र में सरकार बनाने की जरूरत महसूस होगी कि भाई ये बेबी को संभालना है। जिस बेबी को इन्होंने 14 अप्रैल 1979 को हमें लखनऊ में दिया है,
तो उसको संभालने के लिए अगर ये केंद्र में हमारी बात नहीं मानेंगे तो केंद्र में हम बहुजन की सरकार बनाकर हम संभालेंगे। और तब तक हम लोगों ने आगरा में हम लोगों ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई और छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर पूना यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जब 1994 में मैं महाराष्ट्र में आया तो कोल्हापुर में गया, कोल्हापुर के लोगों ने हमसे कहा कि हमारी भी ये मांगनी है। महाराष्ट्र में मांगनी होती है ना, ये हमारी भी मांगनी है। हमारी क्या मांगनी है कि भाई ये जो छत्रपति शाहू महाराज है, इन्होंने पूना इस क्षेत्र में वेस्टर्न महाराष्ट्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उनके नाम पर पूना में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो आप करो, मांगनी करो, जिससे मांगना है मांगो। वो कहने लगे शरद पवार हमारी बात नहीं मानता है, तो इसलिए आप हमारी मदद करें। आपके डर के कारण उन्होंने औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है, लेकिन पूना में वो नहीं दे रहा है। अगर आप उनको डराओ तो मैं बोला मुझे डराना है तो 15 लाख सिग्नेचर इकट्ठे करो। महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे 15 लाख सिग्नेचर करके इकट्ठे करके दिए और मैं शरद पवार के पास वो हाजिर किए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दो, आपकी सीट बनी रहेगी। उसने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके कुछ साल बाद 1996 में 94 में मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके 2 साल बाद 1996 में शरद पवार मेरे साथ एक मीटिंग में गया मुरादाबाद में मेरे साथ एक मीटिंग पे गया। उस मीटिंग में क्यों गया मेरे साथ मीटिंग में? क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी मिलकर युति करके चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरह से आप लोगों ने 1971 में युति की थी महाराष्ट्र में, 1971 में रिपब्लिकन पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की युति जारी होती। उस युति में 520 सीटें गांधी को मिली थी और 1 सीट अंबेडकर को मिली थी। आप लोगों ने अंबेडकर के लिए 1 सीट ली थी और गांधी के लिए 520 मिली थी। और 1996 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमने कांग्रेस को घुटनों नीचे लिया। घुटनों नीचे लेकर कांग्रेस चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। हमने भी सोचा क्या इसको बचाने में हमारा फायदा है? मुझे नजर आया कि इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि हम युति करके महाराष्ट्र के लोगों को बता सकेंगे कि एक युति आप लोगों ने 1971 में की थी और दूसरी युति 25 साल बाद कांशीराम यूपी में कर रहा है। उस युति में 520 पार्लियामेंट की सीटें गांधी के हिस्से में आई थी और 1 अंबेडकर के हिस्से में आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो युति हो रही है उसमें 300 सीटें अंबेडकर के हिस्से में आएंगी और 125 गांधी के हिस्से में जाएंगी। एक फायदा तो मुझे ये नजर आया, उस फायदे से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के लोग तैयार अभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं सोचता था कि शायद इससे सबक सीखकर महाराष्ट्र के लोग सोचेंगे कि जो 1971 में युति जारी होती वो चांगली ना होती, लेकिन जो 1996 की युति है 25 साल बाद, ये तो चांगली युति है। इसमें तो अंबेडकर के हिस्से में 300 और गांधी के हिस्से में 125 है। तो 125 सीटें लेकर जब शरद पवार नरसिम्हा राव के कहने से उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए निकला तो एक जगह मुरादाबाद में मेरे साथ उसकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में वो दूसरे लोग बोल रहे थे, वो मुझसे कहने लगा कि भाई हमें पता चला है कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है। मैंने कहा भाई पता तो ठीक ही चला है, आपको पता तो ठीक ही चला था, लेकिन पता आपको कुर्सी टेढ़ी होने के बाद चला है।
जब आप कुर्सी पर बैठे थे तो मैंने 15 लाख सिग्नेचर आपको दिए थे कि महाराष्ट्र में ये डिमांड है और ये डिमांड सही है, ये डिमांड सही है, तो आपको ये काम कर देना चाहिए। लेकिन कुर्सी पर बैठे आपको ये डिमांड सही नजर नहीं आई। लेकिन आज जब आप उत्तर प्रदेश में मारे मारे घूम रहे हैं और नरसिम्हा राव के इशारे पर घूम रहे हैं, तो तब आपको याद आई है कि भाई ये यूनिवर्सिटी बनी है उधर। तो अब जब हमारी सरकार फिर बनी, मैंने मायावती से कहा कि भाई कहीं हम बार बार हमने अंबेडकर के नाम पर मेले लगाए, शाहू महाराज के नाम पर लगाए और हमने ये पेरियार के नाम पर मेले लगाए, लेकिन जब फुले की बर्थडे आया तो हमारी सरकार नहीं रही, हमारी सरकार नहीं रही, हम सरकारी मेला नहीं लगा सके। दूसरी जगह तो मेले लगाते हैं जहां सरकार नहीं होती, लेकिन जो सरकारी मेला होता है उसका तो नजारा ही और होता है, सरकारी मेले का तो नजारा ही और होता है। जैसे इस बार हमने कानपुर में जो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है, जो उसमें हम लोगों ने मेला लगाया, उस मेले को अटेंड करने के लिए हम लोगों ने कोल्हापुर को एक गाड़ी भेजी 20 बोगियों की कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठकर चले जाना है। जिन लोगों को छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी चाहिए, जो मुझे सिग्नेचर इकट्ठे करके देते थे, उनको ले आओ। 1800 सीटें की गाड़ी भेजी कि 1800 कोल्हापुर से ले आओ, 200 पूना से ले आना। तो उनको आराम से हमने उस यूनिवर्सिटी में, कानपुर में यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उनको मेला दिखाया, छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर उनको मेला दिखाया। तो हम सोच रहे थे कि इस बार फुले के नाम पर मेला लगाएंगे, लेकिन फिर उस दिन चुनाव आ जाएगा। लेकिन हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमें अवसर मिलता है, हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हमें भरोसा है कि हम मरने से पहले अंबेडकर के कार्यों को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आप लोगों ने तालियों से मेरी बात का स्वागत किया है। तालियों के साथ साथ कुछ आप लोगों का लगाव भी होना चाहिए, कुछ आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए, तो ज्यादा रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बगैर भी इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन आप लोगों ने कम से कम उस दिन तो मेरी बात को याद कर लेना। जिस दिन बहुजन समाज, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाला समाज, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समाज जब इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हम इसको बनाकर छोड़ेंगे। इस समाज को हम इस देश का हुक्मरान बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आज भी आप मेरी बात को मान लें, तो आप लोग शायद आने वाले समय में सर उठाकर चल सकोगे। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बात को ना माना, तो सारी जिंदगी आपको सर झुकाकर चलना होगा। सारी जिंदगी आप लोग सर झुकाकर चलेंगे, जय भीम कहेंगे, सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करके गांधी के पैरों में जा गिरो। तो इसलिए साथियों, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग, जो बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को सिखाया और आप लोगों से मैंने सीखा कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु के लिए होती है। उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करके कोई भी ताला खोल सकते हैं। ये बात सही है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है, हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। समाज में हम मनुवादी समाज को, ब्राह्मणवादी समाज को हम परिवर्तित करके रहेंगे। हम मानवतावादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इस देश में जो हमारा समाज, जो बंधुआ समाज है, जकड़ा हुआ समाज है,
आर्थिक तौर से हम आर्थिक मुक्ति भी उसकी करना हमारा लक्ष्य है। साथियों, आप लोग अच्छी